So, I explained you the meaning of budget. Budget simply means it is a comprehensive, complete statement regarding government's anticipated revenue and anticipated expenditure for the duration of one financial year. That is called budget. फिर हमने इसके objectives लिए थे कि what are objectives of budget? Reallocation of resources, removing inequalities, economic growth, management of public sector enterprises, ये सब ठीक है. State economic stability, ये budget के objectives. Then our next topic was structure and components of budget. So budget comprises of two main components, that is government's revenue and government's expenditure. Yesterday we did the revenue part. I just recapitulated for you the idea of it. Government's revenue come under two headings, two heads. Heads means खाते, दो accounts पे आता है. एक account है current account. ये मैंने आपको कल भी बताया था. Current account या current receipts और इसका दूसरा नाम वो यूज कर सकते हैं किसी बुक में revenue receipts. Current and revenue both are synonyms, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं. बट ये क्या होते हैं वो receipts गवर्नमेंट की या वो गवर्नमेंट is receiving which do not create liability on the government, neither it causes a reduction in assets. उसके कारण सरकार पे बोझ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि गवर्नमेंट को रीपे करना है. जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स are those government receipts which create liability on government, they also cause reduction in assets. तो ये था. और इनके आगे फर्दर सोर्सेस, तो कैपिटल रिसिप्ट्स के there are only three sources: borrowing, recovery of the loan and other receipts. तो इसका तो सिंपल हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स का. जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या करंट रिसिप्ट्स हैं वो आगे दो हेडिंग में आती हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. मतलब टैक्स के फॉर्म में पैसा और नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा. तो जो नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा आता है सरकार को, वो तो किस तरह के हो सकते हैं? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लाइसेंस फी, फाइन एंड पेनल्टी, शीट्स, इस तरह की चीजें. और ये तो बस यहीं पे खत्म हो गया. जो टैक्स रेवेन्यू है, इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू कैटेगरीज. Either it is a tax which is imposed by central government or it has to be a tax imposed by the state government. And the other flip side of it is those taxes which are imposed by central government by incidence, by nature, they are direct taxes. And there are only 6 of them: income tax, corporate tax, custom duty, central excise, और दो बच के वेल्थ वाले, एक वेल्थ और एक एस्टेट. स्टेट वाले जो हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो 3 टायर है, 3 लेवल है: टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड टैक्स ऑन कमोडिटी. तो इनकम में एक आ गया प्रोफेशन टैक्स, एक आ गया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स का उसका शेयर ऑफ इनकम टैक्स. टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फी, और जो डायरेक्ट टैक्स एस्टेट ड्यूटी कलेक्ट की थी उसका शेयर ऑफ एस्टेट ड्यूटी. और थर्ड था टैक्स ऑन कमोडिटी. तो कमोडिटी पे तो आजकल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, अदरवाइज सेल्स टैक्स, जीएसटी सेल्स टैक्स ही तो है. अच्छा, एक्साइज ड्यूटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एक्साइज, व्हेन स्टेट इम्पोजेस एक्साइज दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स. एंड फाइनली एंटरटेनमेंट टैक्स. सो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सारा सोर्सेस, अलग अलग क्लासिफिकेशन और उसके मतलब. अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या बजट का एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन द फोर्थकमिंग ईयर. जो आने वाला साल है उसमें अंदाजन गवर्नमेंट का एंटिसिपेटेड अंदाजन कितना खर्चा होगा, दैट इज नोन एज बजटरी एक्सपेंडिचर या बजट का एक्सपेंडिचर. इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं. देखो अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो, एक कैटेगरी तो वही आ गई जो हम कर ही रहे थे, जिसको कहा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर.
तो यहाँ पर भी वो कंसेप्ट लगेगा जो रिसिप्ट में लग रहा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स शॉर्ट टर्म का एक्सपेंडिचर, रेपिटेटिव मीन्स रीअकरिंग इन नेचर, बार बार करना पड़ रहा है। और दूसरा अगर चालू खाता है, करंट अकाउंट है, तो इससे गवर्नमेंट्स अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, अपना काम काज चलाती है। जैसे लोग एम्प्लॉइज को सैलरी देना, रिटायर्ड पर्सन को पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना, इस तरह का फॉर रनिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। तो वो जो चालू, और ये वही खर्चे हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट से मीट किए जाते हैं। जो अभी मैं कल किया रिसिप्ट वाली साइड, तो उसमें भी तो रेवेन्यू रिसिप्ट थी ना, करंट रिसिप्ट। तो करंट रिसिप्ट में से जो एक्सपेंडिचर मीट करती है सरकार, जो खर्चे करती है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड देयर अगेन शॉर्ट टर्म, रेपिटेटिव मींस रीअकरिंग इन नेचर एंड डज नॉट क्रिएट एसेट्स। तो डेफिनेशन में भी वो लागू हो जाता है कि revenue expenditures are those expenditures made by government which do not create assets, और ना ही liabilities को reduce करता है। क्योंकि जो सरकार ने पैसा लिया है, कहीं से उधार लिया है या उधार दिया है, तो ये तो उसका डील ही नहीं करता, तो liabilities को तो मूव भी नहीं करेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, और ना ही ये assets क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये तो खर्चे दिए जा रहे हैं अपना काम काज चलाने के लिए। अब सैलरी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इस तरह के पैसों से क्या देश में एसेट क्रिएट होता है? नहीं, वो तो काम काज चलता है सिर्फ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच डू नॉट चेंज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देश के एसेट्स, जायदाद और उसके ऊपर जो बोझ है उसको ये टच नहीं करता, डज नॉट कंट्रीब्यूट, डज नॉट इन्फ्लुएंस। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तो कैपिटल ही है, मतलब पूंजी है, ऊपर से एक्सपेंडिचर कर रहा है सरकार, तो ये तो वो एक्सपेंडिचर हो गए जो लॉन्ग टर्म में हो रहे हैं, जिससे एसेट क्रिएशन हो रही है, जैसे नए डैम बन रहे हैं, नए वेयर हाउस बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं, सी पोर्ट, एयरपोर्ट्स, इस तरह की चीजें जो बन रही हैं वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये तो लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों को इफेक्ट करता है। तो वो इसकी डेफिनेशन मैं किसी किताब से पढ़ करता हूँ आपको। Revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year which do not affect assets and liabilities of the government, क्योंकि ये तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। चालू खाते में सरकार को पैसा आ रहा है और चालू ये खाते में सरकार पैसा खर्च कर रही है अपना देश को चलाने के लिए, तो एसेट क्रिएट तो नहीं होगा, तभी तो वो करंट अकाउंट है, चालू खाता है, ये रेवेन्यू अकाउंट है। लेकिन ये वाला अकाउंट तो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा कर रही है और कैपिटल हैंड में। तो इसकी डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर व्हिच अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को प्रभावित कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, अच्छा है नजर पड़ गई। जैसे एग्जांपल दिए हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स, इफ गवर्नमेंट स्पेंड मनी टू परचेज कंप्यूटर्स, तो वो कंप्यूटर तो आगे 10-20 साल चलेगा और गवर्नमेंट को कितना काम करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एसेट बढ़ गए ना देश के, कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देश सरकार के बढ़ गए। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कहीं से लोन किया था और उसको रीपे कर रही है, तो जब रीपे कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंडिचर हो गया, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस होगी, देश का जो बोझ था वो घट गया। जब हमने लोन ही वापस कर दिया, हमारा बोझ खत्म हो गया, तो उसने हमारे लायबिलिटीज को इफेक्ट किया ना। अच्छा, फिर सब्सिडीज, सब्सिडीज तो चालू खाता है, क्योंकि उससे एसेट तो क्रिएट होता ही नहीं है, वो गवर्नमेंट देती है अपना काम चलाने के लिए आगे, और वो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को भी इफेक्ट नहीं कर रहा। हाँ बेटा बोलो। हाँ वो रिकॉर्ड भी हो रहा ना। वो वीडियो भी तो बनाना है, वो दो है एंगल। आप पहले घर में था ना, साथ में लग जाता था, अब क्लासरूम में लग ही नहीं रहा, साथ में एक उधर पढ़ रहा है, एक इधर इस कोने में पढ़ रहा है, तो या तो मैं बीच में देख के बात करूं, ये चक्कर पड़ रहा है। कोई जैसे कहो, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ये तो सीधा ही पता लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो। अच्छा,
एक्सपेंडिचर और जैसे स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप से एसेट थोड़ी ना क्रिएट हो रहे हैं, वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनका काम काज चलाने के लिए, उनका आगे पढ़ाई करने के लिए सरकार का तो रेवेन्यू एक्सपेक्ट हो, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अच्छा, एक तो कैटेगरी होगी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका मैं मीनिंग बता दिया आपको। फिर एक कैटेगरी होती है प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो ये भी बड़ा कॉमन सेंस वाला ही टॉपिक है। अगर सरकार जो खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, हम एक्सपेंडिचर ही पढ़ रहे हैं ना आज, अगर वो एक्सपेंडिचर कर रही है 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग या एनुअल प्लान्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्लान्स पहले से बने हुए थे, जो तय था चीजें, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, जिनको गवर्नमेंट ने पहले ही एंटिसिपेट किया था, पहले ही अंदाजा लगाया था और उसके लिए बजट का अमाउंट भी रखा था और उसके अकॉर्डिंग अब खर्चा कर रही है सरकार, तो वो हो गए प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स विच गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्टेड या डिड नॉट एंटिसिपेटेड, उसने सोचा नहीं था या अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन अब उसको करना पड़ रहा है। जैसे आर्मी का बजटेड अमाउंट होता है, ठीक है, हम आर्मी का बजट के लिए पहले ही बजटेड अमाउंट रख देते हैं, रेलवे का पहले रख देते हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। लेकिन अब थोड़ा चाइना वाला इशू हुआ तो हम इमरजेंसी परचेजेस कर रहे हैं, मिसाइल्स हो गई, गन्स हो गई, एम्यूनिशन हो गया, स्मॉल गन्स हो गई, स्मॉल आर्म्स हो गए, माइंस हो गई, टेंट्स हो गए, बड़ी अलग अलग तरह की चीजें। तो ये एंटिसिपेटेड तो नहीं था, वी डिड नॉट प्लान फॉर इट, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये भी छोड़ो, चलो ये तो बड़ा इमीडिएट एग्जांपल पकड़ लिया मैंने। अब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में वो आ गया था तूफान, साइक्लोन, तो कई 100 करोड़ का वो खर्चा करवा दिया सरकारों का, कई कितना कुछ नुकसान हो गया, वो सरकार वहाँ काम करा रही, वो भी हमने एक्सपेंडिचर सोचा नहीं था, वी डिड नॉट प्लान। तो इस तरह के जब खर्चे आ जाए विच वर अनफोर्सीन, मतलब विच वर नॉट एक्सपेक्टेड, दोज आर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन दिस टॉपिक, इट इज ऑल जनरल, बट यू आर सपोज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एज पर द क्वेश्चन, तो इसके लिए जरूरी है। और थर्ड कैटेगरी होती है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। ये भी बड़ा सिंपल बात है। When we say डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, तो वो खर्चे, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर which contribute in the circular flow of income। हमने मैक्रो में पढ़ा था ना, 2 सेक्टर इकोनॉमी, फैक्ट्री सर्विसेज, फैक्ट्री इनकम, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पढ़ा था ना सर्कुलर फ्लो। All those activities which either contribute या डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं जो in the flow of goods and services, उन सभी एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। जितने बड़े एग्जांपल्स हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनके पर जो खर्चा किया जाता है वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। बिकॉज सर्कुलर फ्लो को एक और टॉपिक पढ़ा था ना आपको कि व्हेन सर्कुलर फ्लो में और पैसा इन्वॉल्व हो जाए और फ्लो बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। मतलब 1200 करोड़ का सर्कुलर फ्लो था इंडियन इकोनॉमी में, अब 1400 करोड़ का सर्कुलर फ्लो हो गया, मतलब मनी फ्लो हो रहा है, दैट इज इंजेक्शन। मोर मनी, मोर वैल्यू इज पुट इन। लेकिन उसमें से अगर कुछ घट जाए, जैसे कोरोना में हुआ, उसमें सर्कुलर फ्लो घट गया, 1200 करोड़ की जगह 800 करोड़ का सर्कुलर फ्लो हो गया, दैट इज कॉल्ड लीकेज। ये भी आपका एक कंसेप्ट है, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। तो व्हेन सर्कुलर फ्लो या उसका वर्थ या उसका वैल्यूएशन बढ़ जाए एंड मोर मनी और वैल्यू गेट इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। एंड द सर्कुलर फ्लो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज नोन एज लीकेजेस। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली ईदर दे कंट्रीब्यूट और दे सॉर्ट ऑफ परफॉर्म एज इंजेक्टर्स। लेकिन दूसरी तरफ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स भी तो करती है सरकार कई तरह के। जैसे भारत ने अभी नई हॉविट्जर तोपें खरीद ली $2 बिलियन की, तो थोड़ी ना वो हॉविट्जर जो $2 बिलियन का खर्चा किया वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, फैक्ट्री सर्विसेज भी जनरेट कर रहा है, फैक्ट्री इनकम भी और गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, उल्टा वो तो लायबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ गोले भी लाने पड़ेंगे, एमिशन भी लाना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा, उसका स्पेयर पार्ट भी लाना पड़ेगा। अच्छा, और भी छोड़ो,
गवर्नमेंट ने नई 2 जेलें बना दी, 2 नए प्रिजन्स खड़े कर दिए, नई कोर्ट्स बना दी, तो ये तो इनवर्स है टू द इकोनॉमिक वेलफेयर. हायर द एक्सपेंडिचर ऑन प्रिजन्स एंड क्राइम्स, लेसर इज द इकोनॉमिक वेलफेयर. तो इस तरह के खर्चे भी तो गवर्नमेंट करती है. सो दीज आर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स. तो गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है, दोज एक्सपेंडिचर विच आर बजटेड और विच आर प्लान्ड, तो वो इन 3 कैटेगरीज में या इन 3 श्रेणियों में आते हैं. रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. अब इसका सीन ऐसा है, अगर इसको आप फ्लो चार्ट में करना चाहते हो ना, तो देखो बेटा, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं कि किसी को भी किसी कैटेगरी में डाल दो आप. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आप ऐसा बनाओगे एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक लेग आ गई, तो पहले वाले को दे दो आप, एक को बना दो रेवेन्यू और एक को बना दो कैपिटल. ये खत्म हो गया. फिर इसका एक लेग और बनाओ. आप उसमें इसको रखना है तो इसको रख दो, इसको रखना है तो इसको रख दो, जिसको मर्जी रखो. मैं सिंपल बता देता हूं, हम सीक्वेंस में ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं. एक आ गया प्लान, एक आ गया नॉन प्लान, एक आ गया प्लान, एक आ गया नॉन प्लान. ये भी खत्म हो गया. अब रह गया डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल. तो तीसरी लाइन बनाओ इसकी. तो एक को लिख दो डेवलपमेंटल, एक को लिख दो नॉन डेवलपमेंटल. डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल. ये भी खत्म हो गया. अब इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है. वो मतलब ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो पहले लाइन में रखा हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल, फिर दूसरे में रखा हमने प्लान और नॉन प्लान, तीसरे में रखा डेवलपमेंट. आप चाहते हैं तो आप पहले रखते डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल, फिर बनाते रेवेन्यू कैपिटल, फिर नीचे कर देते प्लान नॉन प्लान. यू कैन कंस्ट्रक्ट योर एक्सपेंडिचर फ्लो चार्ट जो भी आपको अच्छा लगे. लेकिन इसका मतलब यह है कि जो चालू खाता है रेवेन्यू अकाउंट है, वो डेवलपमेंटल प्लान भी हो सकता है, नॉन प्लान भी हो सकता है. और रेवेन्यू वाला जो प्लान है वो आगे डेवलपमेंटल भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकता है. या रेवेन्यू वाला जो नॉन प्लान है वो भी डेवलपमेंटल भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकता है. तो आप कहने का ये मतलब है इसका कि कोई भी कैटेगरी दूसरे को ओवरलैप करती है. जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी एसेट बनाने वाला जो खर्चा करती है सरकार, वो आगे प्लान भी हो सकता है, क्योंकि एनुअल प्लान के हिसाब से, 5 ईयर प्लान के हिसाब से, पर नॉन प्लान भी हो सकता है कि प्लान नहीं किया था. और जो जैसे प्लान है वो आगे डेवलपमेंटल भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल भी हो सकता है, क्योंकि सरकार तो हर तरह के खर्चे करती है. तो ईच कैटेगरी टचेस द अदर कैटेगरी. तो इसमें 3 ही कैटेगरीज हैं. एक रेवेन्यू एंड कैपिटल, विच मीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, रेपिटेटिव एंड नॉन रेपिटेटिव, और एक एसेट और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता, एक एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करता. फिर दूसरी कैटेगरी है प्लान नॉन प्लान. प्लान्ड एक्सपेंडिचर विच आर बजटेड अमाउंट एंड विच आर ऑलरेडी एंटिसिपेटेड, और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही खर्चा किया जा रहा है, वो हो गए प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स. एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर विच वाज अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड या नॉन प्लान, अंदाजा नहीं था, वो हो गए नॉन प्लान. अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, अभी हैदराबाद में आ गए थे फ्लड, उससे पहले बिहार में फ्लड हुए अगस्त में, तो अनफोर्सीन. फिर डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, वो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक्सपेंडिचर विच कंट्रीब्यूट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंट्री इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. And those expenditures which do not contribute in the circular flow of income and goods and services are non-developmental expenditure. तो ये है आपका एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का सारा हिसाब. इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैंने नहीं बताई और आप अब देखोगे बुक में, ऐसा नहीं. फिर भी आप देखा करो घर में. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर,
means this. These are the types of expenditure which are involved in government budgeted expenditures. Now यह हो गया हमारे दोनों कंपोनेंट, बजट का रेवेन्यू पार्ट भी हमने और एक्सपेंडिचर पार्ट. अब स्ट्रक्चर ऑफ बजट, इट इज ऑल वेरी कॉमन सेंस बट गेट इट इन सिंपल लैंग्वेज. देखो एक आ गया सरप्लस बजट. सरप्लस कब होगा? When would be the budget surplus? When anticipated revenue exceeds anticipated expenditure. कि हमको अंदाजा है कि आने वाला जो बजट है, आने वाला जो साल है, इसमें हमको इनकम होगी 10,000 करोड़ की या 1,000 करोड़ की. एक ही 1,000 का एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को अंदाजा है कि हमें इनकम होगी 1,000 करोड़ की और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है 600 करोड़. तो गवर्नमेंट इज लेफ्ट विद 400 करोड़ ऑफ एडिशनल अमाउंट जो उसका बच गया. दैट वुड बी कॉल्ड सरप्लस बजट. तो मैं आपको यहाँ जगह कम है पर आपने हमेशा लिखना है एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एक्सीड्स एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. बट इन कॉमन सेंस व्हेन रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंडिचर, जब रिसिप्ट्स ज्यादा हो और पेमेंट्स कम हो, या रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर सरकार का कम हो, उस तरह के बजट को कहा जाएगा सरप्लस बजट. इट इज ऑल कॉमन सेंस. और डेफिसिट बजट, डेफिसिट इन जनरल लैंग्वेज, आम शब्दों में डेफिसिट का मतलब घाटा. तो घाटा तो तब होता है जब आए कम और गए ज्यादा. ठीक है. तो व्हेन रेवेन्यू, एंटिसिपेटेड रेवेन्यू फॉल शॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. और ये क्वेश्चन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना जब आप, क्योंकि इंडिया में जो करेंसी डिवैल्यूएट हुई है इन द लास्ट 30-40 ईयर्स, हमने चाइना की तरह आर्टिफिशियल डिवैल्यूएशन नहीं की अपनी करेंसी की. नो, वी नेवर डिड इट. जैसे चाइना ने अपनी युआन को 2 बार डिवैल्यूएट कर लिया, उसका सिर्फ एक ही पर्पस था चाइना का कि अपना एक्सपोर्ट्स का शेयर बढ़ाना, और वो फाइनली सक्सेसफुल भी हो गया. इस टाइम वर्ल्ड पे पूरे ग्लोब में जितना भी ट्रेडिंग हो रही है उसका 60% इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना ओनली. बट डेफिसिट का बहुत मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके 12th में तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ. इन जनरल लैंग्वेज में डेफिसिट का मतलब वही हो गया कि व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू या पेमेंट एक्सीड्स रिसिप्ट्स. तो बजट के केस में तो हम ऐसा बोलते हैं कि डेफिसिट बजट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एंटिसिपेटेड रेवेन्यू फॉल शॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वन फिस्कल ईयर. ठीक. लेकिन कई बार आप इसको अगर आप थोड़ा सा सोचो तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, इज डेफिसिट गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज? या डेफिसिट बजट ही ले लो यहाँ पे. तो यस, for developing countries deficit budget is a good indicator, because deficit budget implies that budgeted expenditure is more than the anticipated receipts. कि सरकार जितने पैसे आने हैं उससे ज्यादा का प्लान कर रही है खर्चा करने के लिए. तो जिसका एक इम्प्लीकेशन, एक मायना ये भी तो है कि गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिंग न्यू एसेट्स. तो उसका ये मतलब एक इम्प्लीकेशन ये भी तो है. तो डेफिसिट बजट इज गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उसका इंडिकेटर यही है कि भाई इससे ग्रोथ हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो है इट इज नॉट अ गुड थिंग. इट इज नॉट अ गुड थिंग. तो एक फर्क तो ये है. तो सरप्लस बजट when anticipated expenditure exceeds anticipated revenue, oh sorry, revenue exceeds anticipated expenditure, वो surplus हो गया कि जब government is anticipating more revenue and they are anticipating less expenditure. और deficit budget when revenue falls short of expenditure. फिर एक status हो गया balanced budget. तो जिसका नाम ही balanced budget है, that has to be a balance between
रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। हालांकि वो रेयर होता है, बहुत कंट्री होते हैं, बहुत कम कंट्री होते हैं जो अपना बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, हर कंट्री का स्टेटस है वो अलग अलग है, हर एक की प्लानिंग अलग अलग है, तो देयर कैन बी ऑल डिफरेंट केसेस। अच्छा, फिर डेफिसिट की सरप्लस ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि डेफिसिट का मतलब क्या, घाटा। अब इन्होंने डेफिसिट के आगे 3 टाइप्स बनाई हैं। पहली है रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये डेफिसिट तो है लेकिन रेवेन्यू अकाउंट में, चालू खाते में, तो इसको हम लिखेंगे कि व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। घाटा तो वही होगा ना, लेकिन रेवेन्यू अकाउंट में, ये समझने के लिए अभी बता रहा हूं आपको कि डेफिसिट मीन्स व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स। लेकिन जब आपको अगर कोई फॉर्मूला लिखना है या कैलकुलेट करना है तब आप लिखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो वो रेवेन्यू अकाउंट का घाटा हो गया। वैसे ही दूसरा आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये भी डेफिसिट ही है लेकिन अब कैपिटल अकाउंट में। जैसे दो पूरा हमने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दो ही हेड में पढ़ी ना, रेवेन्यू और कैपिटल, वही है। डेफिसिट भी दो अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। तो कैपिटल डेफिसिट मींस व्हेन, समझने के लिए तो आप ये सिंपल यूज कर सकते हैं कि लेस देन और मोर देन, ऐसा लिख लो, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना होगा तब आप ऐसे लिख देना, मतलब तो वही है तभी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये हो गए दो डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट विच शोज डेफिसिट ऑन रेवेन्यू अकाउंट ओनली, कैपिटल डेफिसिट विच शोज डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट ओनली, पूंजी वाला खाता। बट वो जब बोलेगा टोटल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट तो इन दोनों का एडिशन, दोनों को इकट्ठा कर दो, क्योंकि दो ही तो हेडिंग थे इनके। तो तीसरा आ गया आपका टोटल लिख लो, फिस्कल लिख लो या बजटरी लिख लो, तीनों वर्ड चलेंगे इसमें, टोटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या बजटरी डेफिसिट। तो एक तरीका तो ये है कि आप यही लिख दो कि व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स, टोटली लगा दो वर्ड। यू हैव गॉट टू चॉइसेस। आप लिख सकते हो कि व्हेन टोटल इन्वॉल्व्स बोथ रेवेन्यू और कैपिटल भी, तो आप वर्ड टोटल लगा भी सकते हो। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट्स, दैट इज नोन एज बजटरी डेफिसिट। या आप ऐसे लिख दो कि व्हेन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसा लिख दो, इज इक्वल टू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन भी लिख सकते हो। अगर एक्सप्लेन करना, देखो ना यार, आप समझो इस चीज में, जब वो आपको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर वो बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट या डिफाइन फिस्कल डेफिसिट, तो डिफाइन करने के लिए आप लैंग्वेज लिखोगे कि फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स fall short of revenue and capital expenditure,
या रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन, तब आप मोर देन का सिंबल यूज कर सकते हो, इज मोर देन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन कभी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे या आपको बोले कि कैलकुलेट करो, तब आपने इधर माइनस लगा देना कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और टोटल इन्वॉल्व्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन है, इसमें हम लिख रहे हैं टोटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें हमने बोरोइंग नहीं लेनी, इसमें से बोरोइंग एक्सक्लूड कर देनी है। तो इधर लिख दो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब बोरोइंग्स को हम ऐसे तो कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है ना, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ द लोन एंड अदर रिसिप्ट्स, लेकिन हम जिस साल का बजट निकाल रहे हैं या डेफिसिट निकाल रहे हैं, तो हमने उसी साल का देखना है ना। मान लो हमने IMF से लोन लिया था 2010 में, तो वो तो अभी चल रहा है, वो तो 50 साल चलेगा, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये तो 10 साल से हर बजट में हम उस बोरिंग को लेंगे क्या? वो तो बोरो किया था हमने 2010 में, जबकि हम अभी यहाँ निकाल रहे हैं इस साल का, क्योंकि डेफिनेशन में हर जगह पढ़ रहे हैं कि बजट जो होता है फिस्कल ईयर का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर का। तो पुरानी बोरिंग्स को भी हम अगर कैरी ऑन करते रहेंगे तो वो तो इस साल का जो ना डेफिसिट बताएगा, वो तो एक्यूमुलेट हो रहा है, पीछे का कैरी ऑन कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम फिस्कल डेफिसिट या टोटल डेफिसिट निकालेंगे, बाकी कंसेप्ट तो क्लियर है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट में माइनस टोटल रिसिप्ट्स रेवेन्यू कैपिटल, बट इसमें बोरोइंग नहीं लेंगे, बोरोइंग एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया तीसरा डेफिसिट। फिर एक है प्राइमरी डेफिसिट। फिर एक है आपका प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट माइनस जो हम पुरानी बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो हम जब फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स भी नहीं ले रहे हैं, तो जब हमने अगर उस देश का प्राइमरी घाटा निकालना है कि बेसिक घाटा इस साल का कितना है, तो उस उधार पे जो हमने इंटरेस्ट भी पे किया है, मतलब 2010 के लोन पे जो हम 11, 12, 13, 14 में हर साल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट को भी डिडक्ट कर दो, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, दैट विल बिकम योर प्राइमरी डेफिसिट। इस साल का बेसिक घाटा कितना है। तो ये है आपके चार किस्म के डेफिसिट। इन जनरल डेफिसिट मींस व्हेन रेवेन्यू फॉल शॉर्ट एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा। अगर वो कहता है सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट को एक्सप्लेन करो, तो आपने लिखना कि रेवेन्यू अकाउंट में जब रिसिप्ट्स जो आई वो कम पड़ गई और रेवेन्यू अकाउंट में खर्चा ज्यादा हो गया, तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। फिर कैपिटल डेफिसिट, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स कैपिटल रिसिप्ट्स, वो कैपिटल डेफिसिट हो गया। टोटल डेफिसिट, व्हेन टोटल रिसिप्ट्स आर लेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर। लेकिन जो टोटल रिसिप्ट्स है उसमें बोरोइंग नहीं लेनी हमने, उसका लॉजिक बता दिया मैंने आपको, क्योंकि बोरोइंग तो पास्ट में की जाती है और विच इज आगे कैरी फॉरवर्ड की जाती है, तो वो हो गया फिस्कल डेफिसिट। और लास्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट, कि किसी भी देश का प्राइमरी डेफिसिट निकालना हो तो उस देश का जो फिस्कल डेफिसिट निकला, मतलब बोरोइंग निकाल के जो फिस्कल डेफिसिट निकला, उसमें से उन बोरोइंग्स के ऊपर जो हमने सूद पे किया, इंटरेस्ट पे किया, वो भी निकाल दिया जाए, क्योंकि वो तो पुरानी बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम योर प्राइमरी डेफिसिट। चलो बाकी इसका कल देखेंगे। और क्या तो हो ही गया खत्म, इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट के, वैसे डिस्कस नहीं होंगे, तो टाइम लगेगा।
इसको ये प्योर मार्क्स है बेटा, मनी बैंकिंग बजट, इसमें ज़्यादा टेक्निकल तो है ही कुछ नहीं। मनी के फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, और इधर रेवेन्यू के सोर्सेज, कैपिटल के सोर्सेज, और 3 तरह का स्ट्रक्चर, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट, और ये 4 तरह ये आपका बजट का सिलेबस है। देयर इज नथिंग मोर टू इट, बट एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार घर में रीडिंग जरूर मारा करें।